13वीं शताब्दी तक जहां पूरी दुनिया में हीरे की एक भी खदान नहीं थी, उसी समय भारत में एक ऐसा हीरा मिला जिसकी चमक के आगे बड़े बड़े राजाओं की आंखें दंग रह गई। The Indian government has said it would make all possible efforts to get back the priceless Kohinoor diamond that is part of the Queen Mother's crown. मलिक काफूर ने उस मंदिर को डिस्ट्रॉय करके वहां से लिया है। This incredible jewel has not just been passed down through generations, it's been stolen, it's been fought over, it's gone through all manner of chicanery and skullduggery to get it to its current point. The diamond, are you ever going to return that? I don't think. But accepting the fact that the diamond was taken away by force. Give it back to India. I don't see why an Indian child from India has to travel all the way to the UK to look at it and just pay for it. अब जैसे जैसे इस हीरे की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे उस समय के राजाओं में इसे पाने की लालच भी बढ़ता गया। आज की कहानी है कोहिनूर की, जो कि आज के समय में ब्रिटेन की धरोहर बना हुआ है। तो चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं कि कैसे एक भारतीय हीरा ब्रिटिश सरकार के पास पहुंचा। कोहिनूर हीरे के बारे में कई सारी कहानियां प्रचलित है। उनमें से एक कहानी है कि इस हीरे को करीब 5000 साल पहले जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण को दिया था। महाभारत काल में इस हीरे को संतकमणि के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसके बाद भी इसकी कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। जहाँ कोहिनूर को महाभारत काल का बताया जाता है, वहीं पर यह भी कहा जाता है कि इस हीरे को आज से 3200 साल पहले एक नदी में पाया गया था। कोहिनूर जिस समय मिला था वह दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था और उस समय उसका वजन था 793 कैरेट्स और बाद में इस हीरे को कई बार तराशा गया, जिसकी वजह से इसका वजन घटकर आज के समय में 105 कैरेट ही रह गया। देखो, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस कोहिनूर हीरे के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जिस भी किसी राजा के पास रहेगा, शुरू में तो उसका साम्राज्य बहुत तरक्की करेगा, मतलब बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे ये हीरा अपना प्रभाव दिखाना चालू करेगा, वैसे वैसे कुछ समय बाद उस राजा को ये पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा, मतलब उसका पूरा साम्राज्य खत्म कर देगा। ऐसा इस हीरे के बारे में कहा जाता है। मतलब ये जिस भी किसी राजा के पास रहता है वो बर्बाद हो जाता है और ये चीज हमें आगे देखने को भी मिलेगी। तो चलिए अब कहानी में वापस आते हैं। कई सारे दावों के हिसाब से कोहिनूर की कहानी 13वीं शताब्दी में शुरू होती है, जब आज के आंध्र प्रदेश में कातकीय साम्राज्य का राज हुआ करता था। उन्हीं दिनों में गोलकोंडा में वहां पर एक कोयले की खदान थी और वहां पर खुदाई चल रही थी और यहीं पर सबसे पहली बार कोहिनूर की खोज हुई थी। अब कोहिनूर जिस समय खोजा गया था, उस समय भारत में राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। अगर पूरे राज्य में किसी को भी कोई भी बेशकीमती चीज मिलती थी तो वह राजा को सौंप देता था। अब ऐसे ही कोहिनूर को भी उस राजा के पास पहुंचा दिया गया। अब इस कोहिनूर की सुंदरता को देखकर राजा बहुत ज्यादा आकर्षित हुआ और इन्होंने इसे अपनी कुलदेवी भद्रकाली की बाईं आंख में लगवा दिया और फिर इसकी चर्चा पूरे भारत में होने लगी और इसकी खबर दिल्ली के राजा अलाउद्दीन खिलजी के पास भी पहुंच गई। उस समय खिलजी अपने एम्पायर को और भी ज्यादा बढ़ाने के सपने देख रहा था और दक्षिण भारत में भी राज करना चाह रहा था। फिर कुछ समय बाद मलिक काफूर के कमांड में खिलजी की सेना कातकीय डायनेस्टी पर हमला कर देती है और कोहिनूर को लूट लेती है, जिसके बाद कोहिनूर अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच जाता है और अब दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया था। और फिर आगे चलकर खिलजियों को हराकर तुगलकों ने दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा कर लिया और तब तक कोहिनूर इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि कोई भी राजा अगर दूसरे राजा को हराता था तो वह उससे कोहिनूर ले लेता था और इसी तरह कोहिनूर खिलजियों से होते हुए तुगलकों के पास पहुंच चुका था। उसके कुछ समय बाद कोहिनूर मालवा के राजा होशंग शाह के हाथों में आ गया। मालवा का राजा बनने के बाद होशंग शाह अपने पड़ोसी राज्य ग्वालियर को भी जीतना चाहता था और उसी समय ग्वालियर पर तोमर राजा डोंगेंद्र सिंह राज कर रहे थे। होशंग शाह ने मौका पाते ही ग्वालियर पर हमला कर दिया, लेकिन वह डोंगेंद्र सिंह से बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए होशंग शाह ने कोहिनूर समेत अपनी पूरी संपत्ति ग्वालियर के राजा को भेंट कर दी थी। अब इस घटना का जिक्र बाबरनामा में भी मिलता है, जो कि इस घटना का पहला प्रूफ था। अब डोंगेंद्र सिंह के बाद यह हीरा अंतिम तोमर शासक विक्रमादित्य के पास पहुंच गया और उस समय तक दिल्ली सल्तनत की सत्ता इब्राहिम लोदी के हाथ में आ चुकी थी। अब इब्राहिम लोदी ने भी कोहिनूर के बड़े चर्चे सुन रखे थे और अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए और कोहिनूर को प्राप्त करने के लिए उसने ग्वालियर पर हमला कर दिया और इस युद्ध में विक्रमादित्य की हार हुई। अब हार के चलते कोहिनूर समेत अपनी सारी संपत्ति को इब्राहिम लोदी के आगरा किले में रखनी पड़ी। लेकिन इब्राहिम लोदी की ये जीत की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और उसके 1 साल बाद ही उसे अपनी सत्ता और कोहिनूर
दोनों को बाबर के हाथों गंवाना पड़ा। 1526 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और इस बार उसकी लड़ाई इब्राहिम लोदी के साथ हुई। अब पानीपत में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध चला, लेकिन आखिरी में बाबर ये युद्ध जीत जाता है और इब्राहिम लोदी मारा जाता है और इस तरह कोहिनूर अब बाबर के हाथों में आ चुका था। कोहिनूर से प्रभावित होकर बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में कोहिनूर की बहुत चर्चा की है। उसने कोहिनूर की तारीफ करते हुए लिखा कि यह हीरा इतना बेशकीमती है कि इसकी कीमत से पूरी दुनिया को एक दिन का खाना खिलाया जा सकता है। हालांकि बाबरनामे में बाबर ने इस हीरे का नाम कहीं पे भी कोहिनूर मेंशन नहीं किया था। अब ऐसे करते करते कोहिनूर कई सारे राजाओं के पास पहुंचा और एक के बाद एक राजा इस कोहिनूर की वजह से अपना साम्राज्य हार रहे थे। अब बात करते हैं कि आखिर इस हीरे का नाम कोहिनूर कैसे पड़ा। अब कोहिनूर उस समय जिस राजा के पास था उसका नाम था बहादुर शाह रंगीला और वह राजा कोहिनूर को अपनी पगड़ी में छुपाकर रखता था। और जब नदीम शाह को इस बात की भनक लगी तो उसने इसे हासिल करने के लिए बहादुर शाह से अपनी जीत की खुशी मनवाने के लिए एक दूसरे की पगड़ी पहनने को कहा। बहादुर शाह जो पहले ही जंग हार चुके थे, वह नादिर शाह की ये बात ना मानकर अपनी जान नहीं गंवाना चाहते थे, इसलिए उन्हें अपनी पगड़ी उतारने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब जैसे ही उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी वैसे ही हीरा जमीन पर गिर गया। अब हीरे को देखकर नदीम शाह अचंभे में पड़ गया और उसके मुंह से एक शब्द निकला जिसका नाम था कोहिनूर। तभी से इस हीरे का नाम कोहिनूर पड़ा। अब कुछ समय बाद नदीम शाह भारत से कोहिनूर समेत तमाम संपत्ति को लेकर ईरान चले गए। अब वह कोहिनूर का इतना ज्यादा दीवाना था कि हर पल वह उसे अपने पास ही रखता था। अब कुछ सालों तक तो यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता रहा, लेकिन उसके कुछ समय बाद कोहिनूर ने इस पर भी अपना असर दिखाना चालू कर दिया था। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वह अपने अंतिम समय में अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठा था। अब नादिर शाह की मौत के बाद उसके एम्पायर पर अहमद शाह दुर्रानी का कब्जा हो गया था और वो इस कोहिनूर को अफगानिस्तान ले गया था। तो इस तरह कोहिनूर भारत से ईरान और फिर ईरान से अफगानिस्तान पहुंच गया था। अब बदलते वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल रहा था। राजा बदल रहे थे, कोहिनूर के मालिक बदल रहे थे, लेकिन एक चीज जो नहीं बदल रही थी वो थी इस कोहिनूर की चमक और इसका आकर्षण। वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। अब इसके बाद कोहिनूर आता है महाराजा रणजीत सिंह के पास और यहीं से इस पर अंग्रेजों की नजर पड़ी थी। अब कोहिनूर की वजह से शुरू में तो राजा रणजीत सिंह का साम्राज्य खूब बढ़ा, लेकिन फिर जैसे ही इन पर भी कोहिनूर ने अपना प्रभाव दिखाना चालू किया वैसे ही उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी और 27 जून साल 1839 को महाराजा की डेथ हो गई। अब जब ये बात महारानी विक्टोरिया को पता चली तो उन्होंने कोहिनूर पर नजर रखने की बोली और उसके बाद फिर साल 1845 को अंग्रेजों ने पंजाब पर हमला कर दिया और 29 मार्च 1849 को अंग्रेजों ने लाहौर के किले पर भी कब्जा कर लिया। सिख एम्पायर को हड़पने के बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी खुद लाहौर के किले में पहुंचे कोहिनूर को लेने और यहां से कोहिनूर हासिल करके 6 अप्रैल 1850 को एक जहाज के जरिए इसे इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के पास पहुंचा दिया जाता है। अब उन्होंने कोहिनूर को और ज्यादा आकर्षित बनाने के लिए इसे यूरोपियन स्टाइल में और ज्यादा तराशा। अब इसे फिर से तराशने के बाद यह हीरा सिर्फ 105 कैरेट का ही रह गया था। अब कोहिनूर को अपने ताज में लगवाने के बाद रानी ने इसे अपनी आखिरी सांस तक पहना और उनकी मौत के बाद भी इसे किसी भी राजा को नहीं पहनाया गया, क्योंकि अंग्रेज भी इस कहानी को मानते थे कि अगर ये किसी भी राजा के पास रहा तो उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। लेकिन किसी भी रानी पर इसका कोई भी असर नहीं होता था, इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी इसे इंग्लैंड की महारानियां पहनती रही और फिर बाद में यह ब्रिटेन की धरोहर बनकर रह गया और आज तक यह ब्रिटेन में ही मौजूद है। सो दैट्स इट, ये कहानी थी कोहिनूर की। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर और अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।